हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप बहुत ही अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आप लोगों का मिशन बिहार टॉपर यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज लेकर के आ गया हूँ सिविक्स यानी राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो आज हम लोग राजनीतिक शास्त्र का सिलेबस चालू करने वाले हैं। तो चैप्टर फर्स्ट का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स यानी राजनीतिक शास्त्र। तो राजनीतिक शास्त्र कहते किसको हैं, सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो ये है, ये जानकारी लेना चाहिए। तो देखते हैं राजनीतिक शास्त्र किसे कहते हैं। तो राजनीतिक शास्त्र का परिभाषा यह होता है, सामाजिक विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत राज्य, सरकार, शासन व्यवस्था, अधिकार, कर्तव्य के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे राजनीतिक शास्त्र कहा जाता है। तो राजनीतिक शास्त्र का मतलब यही होता है जिसमें हमें कानूनी व्यवस्था, अधिकार, मौलिक अधिकार, ये सब जानना ही राजनीतिक शास्त्र कहलाता है। और जो राजनीतिक शास्त्र है, इनके जनक अरस्तु जी हैं। अरस्तु हैं। तो समझ गए होंगे कि राजनीतिक शास्त्र की परिभाषा किसे कहते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो चलते हैं टॉपिक पे। ठीक, तो हम लोग अभी समझेंगे लोकतंत्र क्या है। जो हमारा देश है लोकतांत्रिक देश है, भारत देश तो लोकतांत्रिक देश है। और विश्व में, पूरे वर्ल्ड में लगभग 100 देश ऐसा है जहाँ लोकतंत्र स्थापित है। वहाँ सत्ता की साझेदारी होता है। सत्ता की साझेदारी होगा तभी लोकतंत्र संभव है। तो समझेंगे हम लोग लोकतंत्र कहते किसको है। तो समझेंगे लोकतंत्र। तो इसमें लोकतंत्र जो है दो शब्दों से मिलकर बना, पहला है लोक, दूसरा है तंत्र। तो इस समझेंगे, लोक का मतलब होता है जनता। लोक का अर्थ तो जनता होता है, लेकिन तंत्र का अर्थ होता है शासन। इसका अर्थ होता है शासन। तो हम लोग को यहाँ से ये पता चलता है कि लोक का अर्थ जनता, तंत्र का अर्थ शासन। तो हम अगर यहाँ का लगाते हैं तो इससे हमको डिफिनेशन की उत्पत्ति होता है। इसका परिभाषा यहाँ से हम लोग बनाएंगे। तो लोकतंत्र की परिभाषा यह बनेगा, जनता का शासन को ही लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र का पहला परिभाषा ये है, जनता के शासन को ही लोकतंत्र कहा जाता है। जनता के शासन को ही लोकतंत्र कहा जाता है। तो लोकतंत्र की परिभाषा हम लोग समझ गए। और तो हम लोग लोकतंत्र के परिभाषा को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोग को ये बता देना चाहते हैं कि एक कॉपी और पेन ले करके बैठिए और हमारे साथ लिखिए भी। तो लोकतंत्र की परिभाषा होगा, लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि हम पहले साझा किए हैं। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें लोक तथा तंत्र। लोक का अर्थ जनता और तंत्र का अर्थ शासन होता है। अथवा हम कह सकते हैं जनता के शासन को ही हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र का पहला परिभाषा तो ये हो गया। और हम बताएं कि लोकतंत्र को और कोई नाम से जाना जाता है। लोकतंत्र को एक प्रजातंत्र के नाम से भी जाना जाता है और एक जनतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो हम आप लोगों को बताते हैं, अमेरिका के जो 16वें राष्ट्रपति थे, उनके अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। एग्जाम में पूछता है, वीवीआई क्वेश्चन है ये। तो हम लोग देखते हैं कि अब्राहम लिंकन के अनुसार, नहीं हुआ अभी तक मन। हाँ, तो हम लोग समझते हैं अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र का परिभाषा कैसा है। तो अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र का परिभाषा कुछ इस प्रकार,
इनके अनुसार जनता के लिए तथा जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। जो कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे, उनके अनुसार यह परिभाषा दिया गया लोकतंत्र का। तो ये भी लगभग सेम ही चीज़ है। तो अब्राहम लिंकन के अनुसार जो यह परिभाषा दिया गया, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा किया गया शासन को ही हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। और वो थे अमेरिका के 16वां बार राष्ट्रपति बने थे। तो हम लोग देखते हैं, तो इसका समझेंगे इंग्लिश। ऑफ द पीपुल, इसको हम इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। इसको कहते हैं ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। अर्थात जनता के शासन को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। तो हम लोग समझेंगे अब सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी समझने से पहले हम ये कह देना चाहते हैं कि हमारा देश भी लोकतंत्र, और लोकतंत्र दो भागों में बांटा गया। लोकतंत्र को दो भागों में बांटा गया है। तो हम लोग आइए समझते हैं लोकतंत्र को दो भागों में कौन कौन भागों में बांटा गया। 3। तो लोकतंत्र को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। लोकतंत्र को दो भागों में बांटा गया। पहला है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो समझेंगे लोकतंत्र जो है, पहला में प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी लोकतंत्र को दो भागों में बांटा गया। लोकतंत्र को दो भागों में बांटा गया, जो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक प्रमुख देश है जो स्विट्जरलैंड है, वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और अपना भारत में, इंडिया में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और आपको यह बताते हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन उठ रहा, क्वेश्चन बनेगा VVI क्वेश्चन, जो कि परीक्षा में हर बार पूछते ही रहता। यहाँ देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र में स्विट्जरलैंड आता है। ये VVI क्वेश्चन है, एकदम VVI क्वेश्चन आएगा इस बार 2026 में यह छपेगा। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र पूछेगा इसे कि इनमें से प्रत्यक्ष लोकतंत्र देश का उदाहरण कौन कौन है। तो दे देगा 3-4 को, दूसरा देश का नाम दे देगा और एक स्विट्जरलैंड। तो आप धड़ाधड़ मार दीजिएगा स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड इसका हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए। तो हम लोग समझेंगे अब सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी समझने से पहले हम यह बता देना चाहते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते किसको है, ये भी जरूरी है। तो हम लोग पहले देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का परिभाषा होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसे कहते हैं जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करती है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है, जो कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और बात करें वहीं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का, तो जो कि भारत में लागू होता है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से करता है, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र जो है वो सभी जगह नहीं होता है। जैसे चीन है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है, ना के बराबर है, वहाँ शासन तो करता है। हांगकांग है जो शासन करता है। भारत में लोकतंत्र तो है। यहाँ का प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी है, और यहाँ लोकतांत्रिक देश माना जाता है इसको। लेकिन हम बताते हैं जनता मालिक है। यहाँ कहा जा रहा है कि जनता का शासन ही काफी है। काले बंद कर रहा है जी। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, जैसे हम लोग जनता चुनती है प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को, तो जनता चुनती है। यहाँ कहा जा रहा है जनता के लिए तथा जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता। लेकिन यहाँ तो बात कुछ उल्टा है। जनता यहाँ चुनती है प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, लेकिन बात यहाँ ऐसा हो जाता है कि जनता शासन नहीं करती है, जनता तो सिर्फ चुनती है। शासन तो यहाँ प्रधानमंत्री करता,
यहाँ का मुख्यमंत्री करता। तो बस इस पे हम इतना ही विचार करेंगे और हम लोग समझेंगे अब सत्ता की साझेदारी। तो समझते हैं अब हम सत्ता की साझेदारी। हाँ, तो हम लोग समझेंगे सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले इसमें आता है सत्ता। सत्ता का अर्थ होता है शासन। सत्ता का अर्थ होता है शासन, अर्थात शासन होता है। और साझेदारी, साझेदारी का अर्थ होता है बंटवारा। इससे ये समझ में आ रहा है शासन को बांट देना ही, शासन को बांटना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। और उसमें भी ना किसी भेदभाव, ना हिंदू देखा जाए, ना मुस्लिम देखा जाए, ना सिख देखा जाए, ना धर्म देखा जाए, ना ही स्त्री पुरुष देखा जाए, ना ही गरीब अमीर देखा जाए। सबको स्वतंत्र रूप से सत्ता में जो भाग लेने का अधिकार दिया जाता है उसे ही सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से वह सत्ता में भाग ले सकता है। तो हम लोग इसका डिफिनेशन समझेंगे। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या कह रहा है? जब समाज के विभिन्न वर्ग, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, समाज के विभिन्न, समाज के अलग अलग वर्ग, कोई भी वर्ग, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, गरीब हो या अमीर हो, पुरुष हो या स्त्री हो, इन सभी लोगों को स्वतंत्र रूप से सत्ता में भाग लेने का अधिकार दिया जाता है। उसे ही सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से सत्ता में भाग लेने का अधिकार दिया जाता है, तो सत्ता के साझेदारी कहा जाता है। सत्ता के साझेदारी वाला देश एक बेल्जियम है, जो उसका राजधानी ब्रुसेल्स है। तो हम इसका एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी होता क्या है और होना क्यों जरूरी है। तो देखते हैं हम सत्ता के साझेदारी एक एग्जाम्पल से, जो कि बेल्जियम देश है। वहाँ दो भागों में बांट दिया गया है। वहाँ भाषा के आधार पर सत्ता की साझेदारी हुआ। भाषा के आधार पर लड़ाई झगड़ा होते रहता। जैसे यहाँ भारत में धर्म के नाम पर होता लड़ाई, हिंदू मुस्लिम लड़ जाता। तो कोई कास्ट के वजह से लड़ता, कोई भाषा की वजह से, कोई रंग के वजह से। तो एग्जाम्पल पर हम समझेंगे सत्ता के साझेदारी को, समझेंगे बढ़िया से एकदम। तो हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ये है वर्ल्ड मैप, ये है पूरा विश्व का नक्शा। इसमें है अनेकों देश है। यहाँ एशिया महादेश, यहाँ यूरोप महादेश, यहाँ अफ्रीका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश। तो यहाँ पे ये हमको समझना है। ये है भारत। भारत में एक पड़ता है अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब जो है हरियाणा, इसके बराबर ही यूरोप महादेश में एक राज्य है जो कि हम बताए थे अभी, क्या है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ये जो बेल्जियम है, इसमें भाषा के आधार पर वर्गों को दो में बांट दिया गया, दो भागों में, अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। तो हम लोग इसको समझें बोर्ड पे, अच्छे तरह से समझेंगे बोर्ड पे। तो हम एग्जाम्पल से अब समझेंगे सत्ता में साझेदारी। सत्ता में साझेदारी तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे बेल्जियम, जो कि बेल्जियम यूरोप महादेश का एक देश है बेल्जियम, जो कि उसको दो भागों में बांट दिया गया। बेल्जियम को दो भागों में बांट दिया गया। पहला देखिए फ्लेमिश और दूसरा ब्लेनिया। फ्लेमिश इलाका और ब्लेनिया इलाका। तो यहाँ जो होता है कि भाषा के आधार पर बहुत मतभेद होते रहता। भाषा के आधार पर बहुत मतभेद होते रहता है। तो यहाँ भाषा के आधार पर बहुत से ज़्यादा मतभेद होते रहता, क्योंकि यहाँ पे डच भाषी लोग जो थे 59% थे। डच भाषा बोलने वालों की संख्या 59%। और वहीं जर्मन भाषा बोलने वाले की संख्या बहुत ही कम थी, 1%, लगभग 1%। और ब्लेनिया इलाका में फ्रेंच भाषी, यानी ऊपर के इलाका में डच भाषी लोग रहते थे और नीचे के इलाका में फ्रेंच भाषी लोग रहते थे।
जो कि लगभग 40% थे, और एक जर्मन भाषी जो कि इधर। सभी को भाषा के आधार पर बांट दिया गया। जब तुम अगर जर्मन भाषा हो तो इधर रहो, और डच भाषा बोलते हो तो उधर रहो, फ्रेंच भाषा बोलते हो तो इधर रहो। भाषा के आधार पर बांट दिया गया। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या था डच भाषी का। डच भाषी का ज़्यादा जनसंख्या था। जैसे भारत में है ना ढेर सा, यहाँ तो धर्म धर्म ढेर सारा, जैसे हिंदू मुस्लिम। भाषा तो अधिक है, हम लोग बोलते हैं भोजपुरी, हिंदी, तमिल, मगही, बहुत कुछ भाषा तो हम लोग के यहाँ बहुत है। लगभग 2300 भाषा भारत में बोला जाता है। हम लोग को कितना पता है, 4-5 ही पता। लगभग 2300 भाषा भारत में बोला जाता है। और वहीं बेल्जियम में 3 भाषा ही बोला जाता है, 2-3 से ज़्यादा भाषा नहीं बोला जाता। और वहाँ भाषा के आधार पर बांट दिया गया है, क्षेत्रवाद हुआ। तो पहला ऊपर है फ्लेमिश इलाका, जो कि 59% उधर डच भाषी लोग रहते थे। और नीचे है ब्लेनिया इलाका, जहाँ 40% फ्रेंच भाषी रहते थे और 1% जर्मन भाषी रहते थे। तो यहाँ हमेशा मतभेद होते रहता था, हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता था भाषा के आधार पर। ये लोग डच भाषी लोग कहते थे कि डच भाषा को राष्ट्रीय भाषा बना दो। फ्रेंच भाषी लोग कहते थे कि फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा बना दो। और ये कहाँ छुपने वाला था, जर्मन भाषी वाला। तो ये भी धीरे धीरे लगल रहता था मेरा भाषा को भी आगे बढ़ाया जाए। तो यहाँ बहुत थी सरकार को यहाँ पर एक्शन लेना पड़ा। तो और एक बता दें, इसका राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, यहाँ छोटका दिख रहा है ना, ब्रुसेल्स है। और ब्रुसेल्स में इसका जस्ट अपोजिट होता है। ब्रुसेल्स में ऐसा होता है, यहाँ तो डच भाषी ज़्यादा लोग रहते हैं और फ्रेंच भाषी कम रहते हैं। और ब्रुसेल्स में ऐसा था, ब्रुसेल्स देखिए यहाँ वर्णन किया गया। ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी जो लोग थे वो 80% थे, और डच भाषी जो थे 40% थे। और बेल्जियम जो यूरोप महादेश में पाया जाता है। तो यहाँ फ्रेंच भाषी ज़्यादा हो रहे हैं और यहाँ डच भाषी ज़्यादा हो रहा है। तो राजधानी के लोग जो थे, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ये भी एग्जाम में पूछते रहता है ऑब्जेक्टिव में। तो राजधानी के जो लोग थे वो लोग कहते थे कि यहाँ क्योंकि फ्रेंच भाषा ज़्यादा है, तो ये लोग भी कहते थे फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए। और यहाँ डच भाषा लोग के जनसंख्या ज़्यादा था, तो ये लोग भी बोलते थे कि यहाँ का भाषा को राष्ट्रीय भाषा बना दिया जाए। तो सरकार को इस पर एक्शन लेना पड़ा। तो जैसे भारत में यहाँ भाषा के आधार पर नहीं, लेकिन जात के आधार पर लड़ाई झगड़ा होते रहता है। जैसे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो जाता है, यादव राजपूत में लड़ाई हो जाता है। यहाँ जातिवाद होता है भारत में। तो यहाँ जात के नाम पर कुछ और हो रहा है और यहाँ भाषा के आधार पर हो रहा है। तो यहाँ का सरकार एक्शन लिया। तो एक संविधान संशोधन किया, जो कि 1970 से 1999 तक चला था। 1970 से 1999 तक लगभग 4 बार संशोधन हुआ इसी बात पे, क्योंकि हमेशा भाषा के आधार पर लड़ाई झगड़ा हो जाता था। तो सरकार यहाँ का बहुत अच्छा काम किया कि संशोधन किया, 4 बार संशोधन किया। तो उसका व्यवस्था कुछ ऐसा था। वहाँ का सरकार का कहना था कि चाहे डच भाषी लोग हो, चाहे फ्रेंच भाषी लोग हो, चाहे जर्मन भाषी लोग हो, सबको अपना अपना स्थान दिया जाएगा, सबको बराबर भागों में बांटा गया। जो वहाँ का मंत्री था, मंत्री लोग को भी, डच भाषी लोग को भी मंत्री बनाया गया, फ्रेंच भाषी लोग को भी और जर्मन भाषी लोग को भी। तो वहाँ धीरे धीरे मतभेद खत्म होने लगा। और जो यहाँ नियम बनाया गया 3 भागों में, पहला केंद्र सरकार और राज्य सरकार
और एक स्थानीय सरकार, जो कि बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि वहाँ बात बात में मतभेद होते रहता था। तो यहाँ सरकार कड़ा एक्शन लेता है, इससे जनता को बहुत ही लाभ होता है। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग समझें कि भाषा पे कैसे बांट दिया जाता है देश को कोई। तो अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल से समझेंगे श्रीलंका पे। तो श्रीलंका पे अब समझते हैं कि वहाँ कैसे क्या हुआ। तो समझते हैं हम श्रीलंका। हाँ, तो हम उससे पहले ये समझ लेते हैं सामाजिक विभाजन क्या है, सामाजिक विभाजन और सामाजिक विभेद क्या है। तो हम लोग समझते हैं सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभेद क्या है, तो समझते हैं। तो हम अब समझेंगे हम लोग सामाजिक विभेद किसे कहते हैं। तो सामाजिक विभेद समाज में रहने वाले अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के बीच, अलग अलग भाषा, संप्रदाय, जाति लोगों के बीच जो विभिन्नताएं पाई जाती है वही सामाजिक विभेद रूप धारण कर लेती है। जैसे किसी जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर समाज को बांट दिया जाता है, समाज में अलग व्यवहार पैदा लेता है, उसे ही सामाजिक विभेद कहते हैं। तो सामाजिक विभेद समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं सामाजिक विभाजन। तो हम लोग अब यह समझेंगे कि सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं। तो सामाजिक विभाजन कहते किसको हैं। तो इसका परिभाषा हो जाएगा समाज में पाए जाने वाले, जैसे हमारे गांव घर में जो विभिन्नताएं होती है, जैसे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग इत्यादि के आधार पर जब समाज को बांट दिया जाता है, या विभाजित कर दिया जाता है, तो इसे ही सामाजिक विभाजन कहा जाता है। और सामाजिक विभाजन के कारण ही एक देश है यूगोस्लाविया, जो यूगोस्लाविया का विखंडन भी हो गया था। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछता है कि किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। यह एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसका आंसर लगाइएगा यूगोस्लाविया। सामाजिक विभाजन कहते किसको है। जैसे हमारे गांव घर में सामाजिक विभाजन ऐसा होता है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और बहुत सारे ऐसे आधार पर समाज को बांट दिया जाता है। जैसे तुम अगर नौवा है, अगर नौवा जाति का, नौवा जाति का, तो तुम बाल ही काटोगे। वो ऐसे तो सिर्फ ये सब पहले चलता था, अब तो ऐसा नहीं है। तो समाज जो है बांट दिया जाता था। तो अब हम लोग समझेंगे, अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता जब किसी देश में किसी एक धर्म को बढ़ावा न देकर सभी धर्मों को स्वतंत्र रूप से अपनाने की आज़ादी दी जाती है, उसे धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो धर्मनिरपेक्षता समझेंगे आप लोग, जब किसी देश में किसी एक धर्म को बढ़ावा देकर नहीं, सभी धर्मों को स्वतंत्र रूप से अपनाने की आज़ादी दी जाती है, उसे धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। और धर्मनिरपेक्षता वाला देश भारत भी है। यहाँ आप धर्म को परिवर्तन भी कर सकते हैं। आप अगर हिंदू हैं तो आप ईसाई धर्म को भी अपना सकते हैं, आप अगर मुस्लिम हैं तो हिंदू धर्म में भी आप आ सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। कोई भी अपना धर्म बदलना चाहेगा, भले ही आपको आज़ादी है, इस बात की आज़ादी है, लेकिन धर्म तो चेंज नहीं कर सकता है कोई। तो धर्मनिरपेक्षता समझ गए। अब हम आगे समझते हैं कि सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। तो समझेंगे अब हम सांप्रदायिकता किसे। तो हम लोग समझेंगे सांप्रदायिकता।
सांप्रदायिकता कहते किसको है? सांप्रदायिकता जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को किसी और अन्य धर्म से सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है तो उसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को किसी अन्य धर्म से सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है तो उसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। सांप्रदायिकता जो है, कह सकते हैं सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत ही घातक है। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत ही घातक है। और जो कि धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता राष्ट्रीय एकता के लिए सहायक है। धर्मनिरपेक्षता, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता कह रहा था कि यहाँ सभी धर्मों को अपनाने की आज़ादी है, और यही सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता जो है राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझने लगेगा तो राष्ट्रीय एकता के लिए तो घातक होगा ही। तो अगर आप लोग समझ गए होंगे सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, वैसे क्वेश्चन भी आते रहता है, इसको VVI कह सकते हैं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है 2026 में। तो सांप्रदायिकता हम लोग समझ गए। आगे समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे समझते हैं हम लोग। हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में हमेशा आते रहता है, 1-2 साल पे आ ही जाता है हर बार। 2023 में पूछा था, सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है? सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर समझेंगे। समाज में विभिन्नताएं स्वाभाविक होती है, जैसे जाति, धर्म, लिंग के आधार पर अगर सभी विभिन्नताएं में कोई एक विभिन्नता अगर बढ़ जाता है तो उससे सामाजिक विभाजन के लिए वह बहुत ही उत्तरदायी होता है। इसमें सामाजिक विभाजन होने का खतरा बना रहता है, इससे समाज का बंटवारा होता है। तो सामाजिक विभाजन आप लोग समझ गए होंगे शायद, फिर से रिपीट करते हैं। समाज में विभिन्नताएं स्वाभाविक होती है, जैसे लिंग, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर अगर सभी विभिन्नताएं में कोई भी एक विभिन्नता अगर ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे जाति के आधार पर भारत में बहुत ही लड़ाई वगैरह चलते रहता है, तो जाति के आधार पर अगर बढ़ जाए विभिन्नता तो वह सामाजिक विभाजन के लिए बहुत ही उत्तरदायी होगा। तो अगर आप लोग को ये समझ में आ गया होगा तो हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, जो कि ये भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हम वह क्वेश्चन इस चैप्टर से ला रहे हैं जो कि हमेशा पूछते रहता है, तो ये सब क्वेश्चन को हल्के में ना ले करके नोट डाउन करते रहिएगा। तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक बन जाता है? जो विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक बन जाता है? पहला नंबर बताते हैं हम, किसी भी देश में रहने वाले विभिन्न जाति धर्म के लोग, किसी भी देश में विभिन्न जाति अलग अलग जाति के रहने वाले लोग जो कि एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। हिंदू है तो वो मुस्लिम से नफरत करने लगता है, मुस्लिम हिंदू से नफरत करने लगता है, तो एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं तो वह देश के लिए बहुत ही घातक हो जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, विविधता कब राष्ट्र के लिए घातक हो जाता है? समझ गए होंगे, किसी भी देश में रहने वाले
अलग अलग जाति धर्म के लोग जब एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर अगर एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं तो इससे यह देश के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए घातक हो जाता है। तो समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। तो हम बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला हाँ, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन हम लेकर के आ गए हैं जो कि बोर्ड में एकदम 100% लड़ने वाला। इसको आप मोस्ट VVI समझ लीजिए। इसको जो है आप मोस्ट VVI समझिए। ये 2026 में गारंटी है मेरा मिशन बिहार टॉपर यूट्यूब चैनल पे हम अभिषेक सर ये दावा करते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसको आप लोग रट लीजिएगा और नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है, सामाजिक क्वेश्चन है, सामाजिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विभेद है, इसका लोकतांत्रिक राजनीति। हाँ, तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सामाजिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सही बात है, गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि भारत में जो ब्रिटिश आया था, ब्रिटिश का जो भारत में पाए जाने वाले लोकतांत्रिक समाज में जो विभेद पाया जाता है उसके बीच फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर अंग्रेजों ने भारत को खूब शोषण किया, खूब लूटा। इसलिए पहले भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेज जब आया भारत को पूरी तरह से लूट लिया। तो और आज, पहले तो अंग्रेजों ने लूटा और आज कौन लूट रहा है? नेता लोग, राजनेता लोग लूट रहा। तो पहले तो ब्रिटिश लोग लूटता था, अब राजनेता लोग लूट रहा। पहले जो ब्रिटिश था भारत में आकर एक पूरा लूटने का प्रयास किया, और अभी जो है यहाँ के राजनेता लोग, यहाँ के राजनेता जाति के नाम पर, धर्म के आधार पर लूट रहा और समाज को बांटकर अपने जाति को सुनिश्चित करता है। जो नेता लोग होता है अपने जात के ही आदमी को टिकट देता है कि तुम ही लड़ सकता है चुनाव में। तो पहले तो लूट लिया ब्रिटिश लोग और अब लूट रहा है राजनेता लोग। मतलब भारत को बर्बाद करके ही छोड़ेगा ये सब। तो अगर नवंबर के तो चुनाव है, तो चुनाव भी अगर आप लोग देने जाते हैं तो सब कुछ देख के नेता वहाँ का कैसा शिक्षा पे बात करता है तो वो नेता है, अगर बेरोजगारी पे बात करता है तब वो असली नेता है। अगर विकास के नाम पर अगर वोट मांग रहा है कोई तो उसको वोट दीजिए, अगर वह शिक्षित है तो उसको वोट दीजिए। ऐसे ही अगर धर्म और जाति के नाम पर अगर वोट देते रहें तो भारत का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। भारत जितना सोने का चिड़िया कहा जाता था, कोई दिन में लोहे का चिड़िया कहा जाएगा, क्योंकि पूरा शोषण किया जा रहा है भारत। तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा अर्थात सामाजिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। हाँ, सही बात है, लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव तो पड़ता ही है। तो ये क्वेश्चन जो है इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। एक बार अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसका ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो क्वेश्चन ये खत्म होता है। एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है जिसको हम लोग करते हैं। तो हाँ, तो हम समझेंगे अब परिवारवाद क्या है। परिवारवाद क्या है? तो यहाँ बिहार के राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि परिवारवाद से जो कैंडिडेट खड़ा होता है चुनाव में
वो देखता है अपने परिवार को, परिवार या रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार हो, उसे टिकट देने का प्रयास करता है। तो परिवारवाद क्या है, इसका परिभाषा क्या होता है, देखते हैं परिभाषा में। अधिकांश राजनीतिक दल एवं उनके नेता, अधिकांश राजनीतिक दल एवं उनके नेता, क्योंकि राजनीतिक दल तो काफ़ी है बिहार में, ढेर सारा पूरा भारत में, और उनके परिवार एवं सगे संबंधियों को किसी आधार की टिकट देकर राजनीतिक में लाने का प्रयास किया जाता है। जो यहाँ का राजनेता होता है, किसी भी आधार, किसी भी पद पे अपने रिश्तेदार को टिकट देकर राजनीतिक में लाने का प्रयास करता है, और जिसे परिवारवाद कहा जाता है, उसी को तो परिवारवाद कहा जाता है। अपने परिवार को बस बढ़ावा दे रहा है, तो इसे परिवारवाद कहा जाता है। ऐसे में आयोग एवं आपराधिक छवि के लोग पदों पर बैठे रहते हैं, ऊंचे पदों पर बैठे रहते हैं। ऐसे में जो परिवारवाद के लोग जो हैं, परिवारवाद जो करते हैं, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे रहते हैं। इसका लोकतंत्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और इसका लोकतंत्र पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये परिवारवाद क्या है समझे होंगे आप लोग, तो ये भी बता देते हैं। ये भी VVI क्वेश्चन है, ये सब एनालिसिस क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट चैप्टर से अधिकांश बार पूछा जाता है। तो हम लोग उसी क्वेश्चन को किए हैं जो कि हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि अभी समय कम है, तो कम समय में कुछ ज़्यादा मिल रहा है। तो आप लोग समझिए। और ये परिवारवाद क्या है, इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो आज ख़त्म होता है मेरा राजनीतिक शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया। तो मिशन बिहार टॉपर यूट्यूब चैनल पे हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं, बस सपोर्ट नहीं दिख रहा। आप लोग सपोर्ट अगर दिखाते हैं तो हर चैप्टर का हर वीडियो मिलेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ। ये इसका थ्योरी ख़त्म हो गया, तो अब हम इसका ऑब्जेक्टिव डालेंगे। जो भी अच्छा ऑब्जेक्टिव इसमें से निकलता है, सब ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, उसको भी देख लीजिएगा। तो समझ गए होंगे परिवारवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।